आज हम दर्शन की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। मन क्या है और इस भौतिक दुनिया में, मतलब पत्थरों और ग्रहों की दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस सवाल को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखती है। बिल्कुल। वो कहती है कि मन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया असल में बनी किस चीज से है। हाँ, ये एक तरह से जासूसी का काम है ना? मन एक बंद कमरा है और हम सब दरवाजा तोड़ने में लगे हैं। लेकिन ये स्रोत कहता है, रुको, शायद चाबी दरवाजे पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? शायद चाबी उस घर की नींव में ही छिपी है जिसमें ये कमरा बना है। मतलब मन की समस्याएं शायद मन की हैं ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो वास्तविकता को लेकर हमारी कुछ बुनियादी गलतफहमियों की वजह से हैं। तो हमारा मिशन साफ है। हम पहले नींव को समझेंगे, यानी सत्ता मीमांसा। ये जो भारी भरकम शब्द है जिसका मतलब बस इतना है कि असल में क्या मौजूद है। सही। और फिर देखेंगे कि क्या ये नई समझ मन, चेतना और विचारों से जुड़ी सदियों पुरानी गुत्थियों को सुलझा पाती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नींव से शुरू करते हैं। जब हम पूछते हैं कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो सबसे सीधा जवाब क्या होता है? यही कि वस्तुओं से। हाँ, कुर्सी, मेज, ग्रह, तारे। लेकिन ये वस्तुएं सिर्फ है नहीं, इनके गुण भी होते हैं। बिल्कुल। कुर्सी सख्त है, सेब लाल है, गेंद गोल है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, और यहीं पर पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। सदियों से प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने सोचा कि गोलाई या लालिमा जैसी चीजें ये कोई अमूर्त यूनिवर्सल आइडिया है। यूनिवर्सल आइडिया मतलब जैसे गोलाई का एक परफेक्ट आइडिया कहीं अंतरिक्ष और समय से बाहर मौजूद है। एक खाका या ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ, बिल्कुल। और दुनिया की सारी गोल चीजें बस उसकी एक अधूरी कॉपी हैं। लेकिन ये नजरिया इस बात को नहीं मानता। नहीं, ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई यूनिवर्सल गोलाई नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक बिलियर्ड बॉल गोल है, तो वो गोलाई उसी बॉल का एक निजी, एक व्यक्तिगत गुण है। अच्छा, तो वो किसी और बॉल की गोलाई जैसी हो तो सकती है, पर है उसकी अपनी। बिल्कुल। गुण वस्तु में ही रहते हैं, कहीं बाहर हवा में नहीं तरते। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। ये ज्यादा स्वाभाविक भी लगता है। लेकिन इसमें वो क्रांतिकारी बात क्या है जो मन की पहेली को सुलझा देगी? क्रांतिकारी बात अब आ रही है। इस नजरिए के मुताबिक हर एक गुण का, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, उसका एक दोहरा स्वभाव होता है। दोहरा स्वभाव? एक ही चीज के दो पहलू? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझते हैं, हर गुण एक ही समय में दो चीजें होता है, गुणात्मक और प्रवृत्तिगत। ओके, गुणात्मक और प्रवृत्तिगत। गुणात्मक का मतलब है कि वो गुण कैसा महसूस होता है या उसकी अपनी एक क्वालिटी क्या है। और प्रवृत्तिगत का मतलब है कि उसमें क्या करने की क्षमता या काबिलियत है, मतलब उसकी कारण कार्य शक्तियां क्या हैं। ओके, एक उदाहरण से समझते हैं। जी। जैसे वही बिलियर्ड बॉल की गोलाई। बहुत अच्छा उदाहरण है। उस बॉल की गोलाई का गुणात्मक पहलू है उसका गोल दिखना, उसका आकार। ठीक है। लेकिन उसी गोलाई का एक प्रवृत्तिगत पहलू भी है, और वो क्या है? उसकी ढलान पर लुढ़कने की क्षमता। बिल्कुल। और ये दोनों अलग अलग गुण नहीं हैं, ये एक ही गुण के दो चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। मतलब गेंद का गोल होना ही उसे लुढ़कने की ताकत देता है। ठीक यही बात। अच्छा, तो ये कहने जैसा है कि किसी भी चीज की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो कैसी दिखती है, बल्कि ये भी है कि वो क्या कर सकती है। और ये दोनों चीजें एक ही हैं, जुड़ी हुई ही नहीं बल्कि एक ही हैं। स्रोत में एक बहुत मशहूर अस्पष्ट चित्र का उदाहरण दिया गया है, जिसमें एक ही रेखाओं से एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की दोनों दिखाई देती हैं। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीर। आप अपना ध्यान बदलकर एक या दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन असल में दोनों पहलू एक साथ उसी तस्वीर में मौजूद हैं। ये बिल्कुल उस ड्रेस वाली तस्वीर की तरह है जो कुछ साल पहले वायरल हुई थी। कुछ को नीली और काली दिखी, कुछ को सफेद और सुनहरी। क्या बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, पर तस्वीर तो एक ही थी। हमारे देखने का नजरिया बदल रहा था, तस्वीर नहीं। गुणों की गुणवत्ता और उसकी प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी है। ठीक है, ये नींव मजबूत लग रही है। दुनिया वस्तुओं से बनी है और हर वस्तु के गुणों का दोहरा स्वभाव है। वो क्या है और वो क्या कर सकता है। अब देखते हैं कि ये औजार हमारे पहले केस को सुलझाने में कैसे मदद करता है। दर्द की पहेली। दर्द तो सबको होता है, पर है क्या ये? दर्शन में दर्द एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, जिसे एकाधिक यथार्थता या मल्टीपल रियलाइजेबिलिटी कहते हैं। ये सुनने में मुश्किल लगता है। पर इसका मतलब बहुत सरल है।
देखिए, एक इंसान दर्द महसूस करता है, एक ऑक्टोपस भी दर्द महसूस कर सकता है, सही। और शायद मंगल ग्रह का कोई एलियन भी। लेकिन हम तीनों के दिमाग की बनावट बिल्कुल अलग है। इंसान का दिमाग कार्बन आधारित, ऑक्टोपस का दिमाग तो उसके पूरे शरीर में फैला है, और एलियन का दिमाग शायद सिलिकॉन से बना। तो समस्या ये है कि अगर दर्द दिमाग की किसी एक खास अवस्था का नाम है, तो ये इतने अलग अलग तरह के दिमागों में कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसने उन सभी सिद्धांतों को मुश्किल में डाल दिया है जो कहते हैं कि दर्द बराबर दिमाग की एक्स अवस्था। अगर ऐसा होता तो ऑक्टोपस को दर्द नहीं होना चाहिए था। सही बात है। लेकिन एक मिनट, अगर ऑक्टोपस और इंसान दोनों दर्द महसूस कर सकते हैं, तो उनमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए, है ना? क्या ये नजरिया ये कह रहा है कि उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर यह नया ढांचा काम आता है। समाधान शब्द और गुण के बीच के फर्क में छिपा है। शब्द और गुण? हाँ, ये नजरिया कहता है कि जब हम दर्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी एक यूनिवर्सल गुण की बात नहीं कर रहे होते। दर्द नाम का कोई एक अकेला गुण है ही नहीं। तो फिर दर्द क्या है अगर वो एक गुण नहीं है तो? दर्द एक लेबल है, एक छाते जैसा शब्द। एक लेबल? हाँ, जिसे हम उन सभी प्राणियों पर लगा देते हैं जिनके पास अलग अलग लेकिन कुछ मामलों में मिलते जुलते बहुत जटिल शारीरिक गुण होते हैं, और ये गुण उन्हें नुकसान से बचने, चिल्लाने या उस हिस्से को सहलाने जैसे काम करने पर मजबूर करते हैं। तो इंसान का दर्द वाला गुण अलग है और ऑक्टोपस का दर्द वाला गुण अलग है? बिल्कुल अलग, लेकिन क्योंकि उनका नतीजा कुछ कुछ एक जैसा होता है, हम अपनी आसानी के लिए दोनों पर दर्द का लेबल चिपका देते हैं। वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सदियों से एक भूत का पीछा कर रहे थे। दर्द नाम का कोई एक जादुई गुण है ही नहीं जिसे दिमाग में ढूंढना है। समस्या तो हमारे शब्द में थी, हमारी भाषा में थी, दिमाग में नहीं। हमने एक ही लेबल कई अलग अलग चीजों पर लगा दिया था। ठीक, यही बात है। और इससे एक और बड़ी समस्या हल हो जाती है, मानसिक कार्य कारण की। वो कैसे? लोग पूछते थे कि दर्द जैसा एक मानसिक एहसास शरीर जैसी भौतिक चीज को कैसे हिला सकता है। लेकिन अब जवाब साफ है, दर्द नाम का कोई अमूर्त एहसास कुछ नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहा है? असली कारण कार्य का काम तो उस प्राणी के शरीर में मौजूद वो असली भौतिक गुण कर रहे हैं। इस नजरिए ने तो पूरी पहेली को ही खत्म कर दिया। ठीक है, दर्द की गुत्थी तो काफी हद तक सुलझ गई, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो चीज जिसे कुछ दार्शनिक चेतना की कठिन समस्या कहते हैं, द हार्ड प्रॉब्लम। हाँ, वो व्यक्तिपरक एहसास। लाल रंग को देखने का अनुभव कैसा होता है, या कॉफी की महक कैसी लगती है, ये भौतिक दिमाग में ये अंदरूनी अनुभव पैदा कैसे होता है? कठिन समस्या यही है कि भौतिक प्रक्रियाएं जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स का जलना बुझना, वो किसी भी तरह का अनुभव क्यों पैदा करती हैं? वो अंधेरे में भी तो हो सकती थी, बिना किसी एहसास के। एक कंप्यूटर अंधेरे में काम करता है, उसे कुछ महसूस नहीं होता। तो हमारे दिमाग में ये रोशनी कहाँ से आती है? और हमारा नया ढांचा इसका क्या जवाब देता है? जवाब सीधा हमारी नींव पर वापस जाता है, गुणों का दोहरा स्वभाव। अच्छा, वही गुणात्मक और प्रवृत्तिगत पहलू। हाँ, याद है हमने कहा था कि ब्रह्मांड में हर गुण का एक गुणात्मक पहलू होता है, एक वो कैसा है वाला पहलू। हाँ, बिल्कुल। तो अगर ब्रह्मांड में हर चीज, हर छोटे से छोटे कण का पहले से ही एक गुणात्मक पहलू है, तो ये कोई चमत्कार या रहस्य तो नहीं है कि हमारे दिमाग को बनाने वाले गुणों का भी एक गुणात्मक पहलू हो। अच्छा। चेतना कोई अलग से आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। हमारी चेतना के अनुभव, जैसे लाल रंग देखना, हाँ, वो असल में हमारे मस्तिष्क की अवस्थाओं के ही आंतरिक गुणात्मक पहलू हैं, जिनसे हम सीधे तौर पर परिचित हैं। वाह! तो अगर हर गुण का एक गुणात्मक पहलू है, तो इसका मतलब चेतना कोई जादुई चीज नहीं है जो इंसानी दिमाग में अचानक पैदा हो गए। नहीं, ये तो ब्रह्मांड के कण कण में किसी ना किसी सरल रूप में पहले से ही मौजूद है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। पर ये बात मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही है। जब मैं एक लाल सेब देखती हूँ तो मेरा अनुभव लाल और मीठा होता है, ग्रे और स्पंजी नहीं, जैसा कि मेरा दिमाग है। अगर मेरा अनुभव मेरे दिमागी गुणों का ही एक पहलू है, तो वो दिमागी गुणों जैसा महसूस क्यों नहीं होता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और स्रोत के अनुसार ये एक तरह का भ्रम है जो हमारे देखने के नजरिए से पैदा होता है। जब एक न्यूरोसाइंटिस्ट आपके दिमाग को देखता है, तो वो आपके सेब के अनुभव को नहीं देख रहा होता। तो वो क्या देख रहा होता है? वो उस दिमागी पदार्थ का अपना अनुभव कर रहा होता है, जो उसे भूरा और स्पंजी लगता है।
मतलब दो अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। बिल्कुल। एक आपका सेब का अनुभव जो आपके दिमागी गुणों का आंतरिक पहलू है, और दूसरा न्यूरोसाइंटिस्ट का आपके दिमाग को देखने का अनुभव। आप अपनी दिमागी अवस्था से सीधे तौर पर परिचित हैं, जबकि वो उसे बाहर से देख रहा है। तो मेरा लाल रंग का अनुभव असल में न्यूरॉन्स के एक खास पैटर्न में जलने बुझने का ही आंतरिक रूप है? बिल्कुल। और यहीं पर तटस्थ अद्वैतवाद या न्यूट्रल मोनिज्म का विचार आता है। एक मिनट, तटस्थ अद्वैतवाद, ये सुनने में काफी भारी लगता है, पर आइडिया सिंपल है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया ना तो दिमागी है और ना ही भौतिक, बल्कि किसी तीसरे न्यूट्रल यानी तटस्थ चीज से बनी है? हाँ, जिसे हम बस अलग अलग नजरिए से देखते हैं, कभी अंदर से जो हमें मानसिक लगता है और कभी बाहर से जो हमें भौतिक लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे एक सिक्का जिसका एक पहलू हेड्स भौतिक और दूसरा टेल्स मानसिक, पर है तो वो एक ही सिक्का। तटस्थ वास्तविकता, हाँ, इस नजरिए से मानसिक और भौतिक के बीच कोई गहरी खाई है ही नहीं। वो एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं, और चेतना का रहस्य काफी हद तक गायब हो जाता है। ठीक है, चेतना का रहस्य तो कम हुआ, पर एक और पहेली है, हमारे विचारों की अभिप्रायता, इंटेंशनैलिटी। मेरे विचार, मैं यहाँ बैठकर दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में सोच सकती हूँ जो यहाँ से मीलों दूर है। मेरा ये दिमागी ख्याल जो मेरे सिर के अंदर है, उस बाहरी दुनिया की चीज के बारे में कैसे हो सकता है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये भी एक क्लासिक दार्शनिक समस्या है। कई लोगों ने सोचा कि दिमाग किसी तरह बाहर की दुनिया की एक तस्वीर या मॉडल बनाता है, जैसे कंप्यूटर करता है। लेकिन ये स्रोत कुछ और कहता है। हाँ, ये एक अंदर से बाहर मॉडल का प्रस्ताव करता है। इसे समझने के लिए डार्ट फेंकने का उदाहरण लेते हैं। डार्ट, ठीक है। जब आप डार्ट फेंकते हैं तो डार्ट का निशाना किस दिशा में होगा, ये आपके हाथ की हरकत यानी एक आंतरिक चीज तय करती है। सही। डार्ट को फेंकने के बाद वो अपनी दिशा नहीं बदल सकता, लेकिन वो डार्ट बोर्ड के किस नंबर से जाकर टकराएगा, ये बाहरी दुनिया यानी डार्ट बोर्ड की मौजूदगी तय करती है। अच्छा, तो जैसे मैं किसी दोस्त को देखकर मुस्कुराती हूँ, वो मुस्कुराहट मेरे अंदर से आती है, मेरी भावना की वजह से। लेकिन वो मुस्कुराहट किसके लिए है, ये बाहर की दुनिया तय करती है, यानी मेरा दोस्त। बिल्कुल, क्या बेहतरीन उदाहरण है। तो विचार भी ऐसे ही हैं। हाँ, विचारों की दिशा या निशाना हमारे दिमाग की आंतरिक बनावट और हमारी प्रवृत्तियों से तय होता है। हमारा दिमाग एक खास दिशा में एक विचार डार्ट फेंकता है, और वो किसके बारे में है? ये बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है। अगर उस दिशा में कुतुब मीनार है तो विचार कुतुब मीनार के बारे में है, अगर वहां कुछ नहीं है तो वो एक कल्पना है। तो विचार का लक्ष्य या दिशा हमारे अंदर से आती है। हाँ, ये हमारी प्रवृत्तियों की प्रक्षेपात्मक यानी प्रोजेक्टिव प्रकृति में निहित है। हमारा विचार किस वास्तविक चीज से जाकर टकराता है, ये बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है, लेकिन विचार की दिशा आंतरिक है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये नजरिया मानसिक कल्पना मतलब मेंटल इमेजरी को बहुत महत्व देता है। मन में तस्वीरें बनाना। हाँ, ये कहता है कि सोचने के लिए सिर्फ लॉजिक या सिंबल ही नहीं, बल्कि मन में तस्वीरें और एहसास बनाना भी बहुत जरूरी है। यह उन कंप्यूटर आधारित मानसिक मॉडल्स को चुनौती देता है जो सोचते हैं कि दिमाग सिर्फ 0 और 1 में काम करता है। तो हमने एक बुनियादी सवाल से शुरुआत की थी, मन क्या है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वास्तविकता की बुनियाद को ही फिर से बनाना पड़ा। हमने वस्तुओं और उनके दोहरे स्वभाव वाले गुणों से शुरू किया, और वहां से दर्द, चेतना और विचारों की पहेलियों को एक एक करके सुलझाया। और मुख्य बात यह है कि शायद मन की सबसे बड़ी पहेलियां मन के बारे में हैं ही नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के हमारे चश्मे के बारे में है। बिल्कुल, हमारी दोषपूर्ण सत्ता मीमांसा के बारे में है। अगर हम वो चश्मा ठीक कर लें जिसमें हर गुण का एक गुणात्मक और एक प्रवृत्तिगत पहलू होता है, तो मन कोई रहस्यमयी भूत नहीं, बल्कि इसी दुनिया का एक खूबसूरत और स्वाभाविक हिस्सा नजर आता है। सही कहा। और जाते जाते एक ख्याल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस नजरिए में कहा गया कि भौतिकी हमें चीजों की शक्तियों और क्षमताओं के बारे में बताती है, पर उनके आंतरिक गुण कैसे हैं, इस पर वो चुप है। ये सोचने वाली बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन मूलभूत कणों और क्षेत्रों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये माइक, ये कुर्सी, दूर के तारे, उन सब का अपना एक बहुत ही सरल बुनियादी अनुभव या गुणात्मक पहलू हो? इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड सिर्फ बेजान चीजों का ढेर नहीं है, बल्कि इसके कण कण में एक तरह की प्रोटोचेतना छिपी है। सोचने वाली बात है।